हाँ जी, हेलो नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात मेजरली करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों होते हैं, मतलब रीज़न क्या है उस चीज़ का। बिकॉज आपको पासिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम नज़र आएगी। हाँ, ऑब्वियसली पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि सीट्स ही लिमिटेड हैं, कि अगर मान लो आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो JRF जो है वो 1% का ही होगा, या जो है नेट जो है वो 6% का ही होगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उस बेसिस पे, या जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, बट स्टिल और क्या क्या रीजंस हैं कि लोग जो कई बार बोलते हैं ना, 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट की, इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पाते। ओके, तो सबसे पहला और मेजर रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, वो उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। यानी बहुत सारे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि इतने लोगों ने रजिस्टर किया था और इतने से ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। मैं जैसे अगर नेट की एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, 61,000 कुछ एक लोगों ने जो है बच्चों ने एजुकेशन सब्जेक्ट में क्या किया, रजिस्टर किया, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे कितने, 38-39,000। ठीक है, अब आप देखिए आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो जाता है कि पेपर देने ही नहीं जाते लोग, बस फॉर्म भर देते हैं। ओके, दूसरा रीज़न, जो लोग पेपर देने जाते हैं उसमें से सीरियसली पढ़ाई कितने लोग करते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिवली आपको वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो छटनी में आ जाएंगे कि वो सीरियसली पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। उनको लगेगा नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, या जो है थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, या जो है कभी कोई स्टडी मटीरियल मिल जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। तो कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो अपने आप को देते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करते। अब बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से भी जो फेल होने वाले हैं वो अप्रोच सही से फॉलो नहीं करते। यानी कि आप चले तो जा रहे हो, आप बहुत होता है ना कि एग्जॉस्ट भी हो रहे हो या दौड़ रहे हो कहीं पे, लेकिन आपकी नेट की या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका मंजिल इधर है और आप दौड़ इधर रहे हो। राइट, सो वो एक चीज़ है कि अप्रोच सही ना होना, या गाइडेंस सही ना मिलना, या फिर कंटेंट सही ना मिलना, या गलत डायरेक्शन में जो है वो मेहनत करना, ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न हो जाता है। सो आपको देखना है कि आप किस तरीके की कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं, कि आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेट का एग्ज़ाम हो, या फिर और भी जो एग्जाम्स होते रहते हैं वो वाले एग्जाम्स हो। ठीक है, अब आपके अगर किसी के पास डायरेक्शन भी सही है, सो वो क्या करेंगे कि बस ठीक है, कई बार बहुत लिमिटेड चीज़ों तक जो है वो फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, सो और उन्हीं का एग्जाम जो है वो आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा कि कियोटिक नहीं बनाया है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया है, लिमिट में आप चल रहे हो। और वो होता है ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना या 10 बुक को एक बार पढ़ना। सो उन बच्चों का एग्जाम क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा जिन्होंने एक बुक को 10 बार पढ़ा है। ओके, जैसे आप यूपीएससी वगैरह के भी इंटरव्यू देखते हो, सो वो जो टॉपर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये किया था और ये किया था। इट्स लाइक बहुत क्लियर कट, बहुत प्रिसाइज, बहुत कम पोर्शन जो है उन्होंने कवर किया होता है, बट स्टिल उनका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है। सो आपका क्यों नहीं हो रहा है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से रीज़न जो हैं वो फिट बैठ रहे हैं, कि आप जो हैं अप्रोच सही नहीं है आपका। अगर अप्रोच भी सही है और आप जो हैं पढ़े जा रहे हो या कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो, सो वो रीज़न्स जो हैं वो आपको अपने लिए एनालाइज करने पड़ेंगे। एक और मेजर रीज़न, जो बच्चे जो हैं कई बार सिलेबस भी देखते हैं, सिलेबस को ऐसे हार्ट एंड सोल बना के याद भी कर लेते हैं उस सिलेबस को, कि अच्छा ये चीज़ें सिलेबस में हैं, या उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, उसको रोज़ देख लिया। ये सारे काम वो बच्चे कर रहे हैं, बट वो क्या चाह रहे हैं कि मैं बस सारा का सारा सिलेबस जो है वो पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझ लूँ, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करूं। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लो, आपको भरमार मिलेगी किस चीज़ की, सिलेबस में टॉपिक्स की। सो वो इतने सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि आप जो है क्लियरली सारे के सारे नहीं पढ़ पाओगे एग्जाम तक। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि ऐसा नहीं है पॉसिबल कि अगर मान लो यूजीसी नेट की हम बात करें, सो 10
यूनिट इसमें है, 10 यूनिट पेपर 2 में है, 1 में दोनों में 20 यूनिट हो गई। अब ये 20 यूनिट बिल्कुल बहुत डीप में जाके आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो आप कैसे तैयारी करोगे? किसी भी एग्जाम, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेरे से लिखवा के ले लो, उसकी नब्ज जो है वो PYQs है। तो अगर आपने वो नब्ज पकड़ ली तो फिर आप जो है, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने से कोई इंसान रोक ही नहीं सकता क्योंकि आपको सही डायरेक्शन में भी मेहनत करनी है, आपको PYQs भी करनी है, वो PYQs के अराउंड जो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं वो भी देखनी है। सो वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस जो है वो करना पड़ेगा जी, ठीक है। क्योंकि हमारे एक टीचर थे, मुझे केमिस्ट्री में याद है, सो वो प्रोफेसर बोलते थे कि कोई मतलब 120 डेज यानी कि 3-4 महीने ना, सो 120 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप सोलली उस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो तो। सो आप एक बार जो है वो 120 दिन अपने जो भी आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो, एक बार उस एग्जाम को दे के देखो कि क्या वो काम कर रही है ट्रिक, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक बिल्कुल सही काम करेगी। 120 दिन कम नहीं होते हैं, 4 महीने होते हैं। अगर आपने स्क्रैच से भी पढ़ना है ना, आपने कभी उस एग्जाम के बारे में सुना भी नहीं है, तो भी अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो सही डायरेक्शन के साथ, ऑब्वियसली सही रिसोर्सेज के साथ, सो वो चीज़ आप जो है सेल्फ स्टडी से भी आराम से वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स जो है जहाँ लैक करते हैं, एक तो वो फॉर्म भरने के बाद पेपर देने नहीं जाते क्योंकि सीरियसली ही नहीं लेते उस चीज़ को। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो दैट मीन्स वो आपका पैशन है ही नहीं। तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पैशनेट होते हैं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे PYQs को एनालाइज करके चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के बाद वो अपने आप को भी एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप सेम गलती को बार बार करते रहोगे और आप चाहोगे कि भाई एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा, 5 अटेम्प्ट हो गए या 4 अटेम्प्ट हो गए, राइट। सो वो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि आपने अपने आप को एनालाइज नहीं किया। आप चाहते हो पता नहीं कोई और ही दूर दराज बैठ के आपका जो है वो सारा का सारा एनालिसिस करते, बट वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो गोल आपको अचीव करना है, राइट। तो जिसको गोल अचीव करना है उसी को तो उस रास्ते पे चल के खुद को एनालाइज करके, चीज़ों को एनालाइज करके, जो एग्जाम आप दे रहे हो उसके क्या सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चाहिए हैं उसके लिए, या फिर उस एग्जाम की डिमांड क्या है, राइट। जैसे नेट का पेपर अगर आप दे रहे हो तो पेपर 1 में बहुत सारे बच्चों को ये हो जाता है कि मैथ्स नहीं आता, DI नहीं आता, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, सो उनको टेंशन हो जाती है। तो आधे तो टेंशन नहीं गड़बड़ कर दी उनकी। और दूसरी चीज, आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बनने के लिए कोई कह ही नहीं रहा है। तो नेट का एग्जाम आपसे डिमांड ही नहीं करता कि आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाएं या आपको जो है बिल्कुल 10वीं 12वीं तक का बहुत डीप डाउन मैथ्स आता हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो वो बेसिक चाहते हैं आपसे कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी चाह रहे हैं, एलिजिबल होना चाह रहे हैं, नेट का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट कॉमन सेंस हो आप में कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको आता हो, जो बेसिक रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपका सही हो, बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड सही हो, कम्युनिकेशन सही हो, इंडियन लॉजिक सही हो, हायर एजुकेशन सही हो। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिक लेवल पे पता होनी ज़रूरी है। ओके, सो PYQs नहीं छोड़ने हैं, किसी भी एग्जाम की डिमांड को समझना है कि वो क्या चाहता है। अब डिमांड ऊपरी तौर पे आपको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ऐसी है, और आप सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड में ही घुसे जा रहे हो और उसी को डीप डाउन जो है रेडी कर रहे हो। सो वो चीज़ सही नहीं है, आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन ऊपरी तौर पे तो आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जब आप नेट का एग्जाम देते हो तो अपना एग्जाम जो भी आप दे रहे हो उसकी डिमांड को समझिए, खुद को एनालाइज कीजिए और PYQs जो है वो भूल के भी मत छोड़िए, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। यही मेजर रीजंस हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका रह जाता है, बहुत कम परसेंटेज जो है वो आपको सक्सेस वाली कैटेगरी में नजर आती है। अब आप बताइएगा आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं और कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो दया गड़बड़ ढूंढो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ओके। एंड और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित ऑल्सो। और बाकी मिलते हैं आप लोगों की क्वेरीज के साथ और किसी वीडियो में। थैंक यू।